गया, टेंशन के अंदर रहती है। उसके बाद हमने ये देखा कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्या होती है, एक तरह का फॉर एग्जाम्पल एजिटेशन, एजिटेशन के अंदर होती है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये इरिटेबिलिटी, यानी कि ये इरिटेट रहती है, ठीक हो गया। उसके बाद इंसोम्निया, ये इसको नींद नहीं आती बेचारी को, ठीक होगा, इसका ये हिसाब होता है। अब सीएनएस के अंदर हमने ये सिम्टम्स देखे। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल एक तरह के आपके जीआईटी के अंदर, के जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं, जीआईटी के अंदर हम कौन से सिम्टम्स देखते हैं जीआईटी के अंदर। देखें, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, मुझे ये बताइएगा। शाबाश। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसके अंदर आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होते हैं कम होते हैं? जैसा कि आपने खुद बता दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होते हैं। जब इसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होंगे, बंदे को भूख लगेगी? बंदे को भूख नहीं लगेगी, बंदे को भूख कम लगी। तो आपने कहना है लॉस ऑफ एपिटाइट 1, बंदे को भूख लगी एक तरह की कम, आपने कहना लॉस ऑफ एपिटाइट नंबर 1। जीआईटी के अंदर आपने लॉस ऑफ एपिटाइट। अब इसको भूख कम लग रही है, दूसरा क्या है कि ऐसी जो लड़की होगी क्योंकि इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन कम है। देखो फॉर एग्जांपल ये आपकी, ये फॉर एग्जांपल स्टोमिक है ना, ये फॉर एग्जांपल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जनाब आपकी जो खुराक इधर आ गई है ना, इसने तब भी मूव करना है जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू आगे जाएगी, ऐसे ही है ना, वरना ये तो उधर ही पड़ी रहेगी। इसने तब भी मूव करना है ना। तो मुझे आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होगा, इसमें जो खुराक होगी वो इधर से आगे मूव ही नहीं कर रही। जब इधर से आगे मूव नहीं करेगी तो जनाब इसको क्या होगी, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक होगा। इसको डायरिया नहीं होगा, इसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होती है, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो आप लोग ये भी कंफर्म होगा जनाब, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए जीआईटी के अंदर क्या होता है जी, ठीक है। हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपके जीआईटी के अंदर क्या होता है। जीआईटी के अंदर इधर जो कारनामा होता है, इसको भूख कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? जो हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट होगी, शाबाश, इसको भूख ज्यादा लगेगी। आपने कहना है एपिटाइट, ये आपने अक्सर कुछ फॉर एग्जांपल आपने अक्सर कुछ ऐसी गर्ल्स को देखा होगा कि जनाब वो हर वक्त खाती रहती हैं, जब भी क्लास हो या जब भी किसी जगह बैठे हो, उनका काम होता है कि जनाब उन्होंने जनाब हर वक्त खाते रहना होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब जब फॉर एग्जांपल उसके बाद उनका वेट जो होता है वो भी नहीं बढ़ता, ठीक हो गया। और उनके अंदर क्या होता है, एक तरह का, और आपका कहते हैं एक तरह का डायरिया, कहते हैं एक तरह का डायरिया, ठीक होगा, इनको डायरिया होता है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, जीआईटी हो गया, अब हम आते हैं सीवीएस के अंदर। तो सीवीएस के अंदर आपने जो चीजें देख रही हैं, इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा कंसेप्ट कवर हो रहे हैं ना, रट्टे वाला साहब तो नहीं ना, समझ आ रही है ना, कुछ चीज पल्ले पड़ रही है ना। सीवीएस के अंदर हम क्या देखते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये वाला जो बंदा है ये स्लो है, तो इसमें जो दिल की धड़कन होगी वो ज्यादा होगी या स्लो होगी? अब पहले मुझे बात ये बताएं। इसमें क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया होगा। क्या होगा, एक तरह का ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होता है। एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि हाइपोथायराइडिज्म जो होती है इसमें आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है। तो जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, जब इसमें आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो इसमें क्या होगा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि दिल की बात हो रही है ना, तो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो हम उसको कहते हैं एक तरह का पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। क्या होगा, एक तरह की पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो फॉर एग्जाम्पल बंदा हाइपरथायराइडिज्म वाला ही होगा, इसके दिल की धड़कन जो होगी वो तेज होगी, ठीक हो गया। इसकी दिल की धड़कन जो होगी वो एक तरह की तेज होगी। तो आपने कहना है कि इसको टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा। आप कह सकते हो इसको पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, ठीक है। टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन, इसके दिल की धड़कन हर वक्त तेज ही रहती है। तो आपने क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन देखा है। अब हम इसका फ्लूइड जो ज्यादा, फ्लूइड जो आपकी बॉडी के अंदर कम होता है, इकट्ठा होता रहता है, इसकी रीजन ये होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होते हैं। जब आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो आपका बाहर निकलता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बंदा होता है ना हाइपोथायराइडिज्म वाला, इसको पसीना नहीं आता, इसको पसीना बहुत कम आता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म वाला जो बंदा होगा उसको पसीना बहुत ज्यादा आएगा। जब उसको पसीना बहुत ज्यादा होगा तो उसकी बॉडी से फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक होगा। और जब उसकी बॉडी से जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकलेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म वाला जो बंदा होगा उसकी बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि बॉडी के अंदर फ्लूइड रहेगा। अब बॉडी के अंदर जहां पर फ्लूइड रहना था उतना तो रह चुका, लेकिन ये फ्लूइड होता है वो बाकी कैविटीज के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकती है,
पेरिटोनियल एफ्यूजन हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, तो हम ये सारा कुछ देखते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे और आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा हिसाब होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता चल गया, सीएनएस के अंदर हमने देख लिया, सीएनएस के सॉरी सीवीएस के अंदर हमने देख लिया। सीवीएस के बाद हम आते हैं जनाब आप लोगों का एक तरह का मतलब कि जेनिटल ट्रैक की तरफ। जेनिटल ट्रैक, जेनिटल ट्रैक के अंदर क्या होता है? जेनिटल ट्रैक के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो जिस फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म होती है, जिस फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म होती है उसमें मिनोर्जिया होता है। मिनोर्जिया, मिनोर्जिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जेनिटल ट्रैक यानी कि इनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और जो फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म वाली जो पेशेंट्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एमेनोरिया होता है। इनको एक तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, वो बहुत, इनको मेंस्ट्रुएशन तकरीबन 2 से 3 मंथ बाद होती है। ठीक होगा, तकरीबन 2 से 3 मंथ बाद होती है, जिनको अंदर एमेनोरिया होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जनाब हम एक तरह का फॉर एग्जांपल एक तरह का आपके आपके हार्ट की तरफ के, हार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं? हार्ट की तरफ आ जाए जी। जो आपका हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है ना, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है। मैंने क्या कहा था कि जहाँ भी आपका कैविटी होगी उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा। मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? जो भी कैविटी होगी उसके अंदर फ्लूइड आपका इकट्ठा होगा। तो जब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो फिर हमने क्या देखना है? यहाँ पर हमने ये देखना है कि हार्ट के अंदर आपकी पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो जाएगी। जब पेरिकार्डियल एफ्यूजन होती है ना, तो उसके बाद जब हम स्टेथ लगाते हैं ना फॉर एग्जाम्पल हार्ट के ऊपर, ठीक होगा, तो हमें मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देने का मतलब है कि हमें हार्ट साउंड सुनाई प्रॉपर नहीं देती। जब आपकी हार्ट साउंड्स प्रॉपर सुनाई ना दे तो इसको हम कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड्स। क्या कहते हैं? एक तरह का मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम कौन सी साउंड सुनते हैं? आपकी एक तरह की मफल्ड हार्ट साउंड सुनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? एक तरह की पेरिकार्डियल फ्यूजन होती है। क्यों? मैंने कहा था कि फ्लूइड्स जो होता है वो कैविटीज ढूंढता है। अब ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा जिसकी वजह से ये होना शुरू हो गया। ठीक है, हार्ट वाला रैपिड देखें फॉर एग्जाम्पल, एक तरह का, मेरी बात सुनिएगा, ठीक हो गया। अब देखें, ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लूइड ये आपकी पेरिकार्डियल कैविटी है। ठीक है, आपकी पेरिकार्डियल कैविटी। अब आपने सोचना कि यहाँ पर फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक होगा, तो आपका फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखें, आपकी साउंड तो तब पैदा होती है ना जब इधर से ब्लड इधर आता है। ठीक है, इधर से ब्लड इधर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज्यादा होगा, तो क्या आपके इधर से ब्लड इधर आने पर कोई प्रेशर ज्यादा जो होगा वो एक तरह की साउंड सुनाई देगी? कोई एक तरह की साउंड हमको प्रॉपर नजर आएगी? स्टेथ के अंदर हम देख सुन सकेंगे प्रॉपर? कम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड आपका यहाँ पर आ चुका होता है। समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है। आप इसी तरह समझें, आप इसी तरह समझें कि फॉर एग्जाम्पल कि जब किसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा हो, अगर उस बहुत ज्यादा पानी के ऊपर हम एक गिलास पानी का और फेंक भी दे तो उसका असर होने वाला इतना नहीं होता, उसकी इतनी आवाज नहीं आती। लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह पर पानी फेंकते हैं जिस पर जनाब एक तरह का फर्श है, उसके अंदर ऊपर हम एक गिलास भी फेंके तो उसकी आवाज अच्छी वाली आती है। ठीक है, तो आपने इस तरह समझना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं? मफल्ड हार्ट साउंड सुनते होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम सुनते होते हैं जनाब आपके एक तरह का फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आप लोगों ने जो मेन चीजें याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इधर जगह काम में मैं इधर साथ साथ लिखता जाऊंगा। ठीक है, इधर साथ साथ आपका ये इधर करवा देता हूँ ताकि ये हार्ट वाला कवर हो। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये कहना है कि इस बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर हम ये देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म, उसके अंदर क्या होगा कि आपका ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, इसके अंदर आपका हार्ट जोर जोर से करेगा पंप कि नहीं करेगा? पहले तो मुझे ये बताएं, जोर जोर से पंप करेगा ना? जब ये जोर जोर से पंप करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं? एक तरह का टैकीकार्डिया कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? नंबर टू, आप लोगों ने ये कहना है कि इसके अंदर आप लोगों का एक तरह का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं। इसके अंदर हम हाइपर टेंशन देखते हैं, हाई बीपी, हाई बीपी इसके अंदर देखते हैं। ठीक होगा, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक तरह का हाई बीपी देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इसके अंदर होता है। उसके बाद आपका कभी कभी हार्ट इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। कि आपका एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब पता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बहुत ज्यादा बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझें कि आपके हार्ट 72 बीट पर मिनट होता है ना, ठीक हो गया,
अब 72 बीट पर मिनट नहीं हो रहा, अब समझे कि 150 बीट पर मिनट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ये थोड़ा सा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन इसकी मिकदार, इसका नंबर नंबर ऑफ बीट बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एट्रियल फिब्रिलेशन कहते होते हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में इतना पता चल गया होगा। सबसे पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को पता चला कि हाँ जी, कंप्रेशन सिम्टम्स, कंप्रेशन सिम्टम्स दोनों में होते हैं। सीएनएस का स्लो थॉट्स, यानी कि वो बंदी जो नलायक हो, स्लो थॉट्स हो, बोलती आराम आराम से हो, ठीक हो गया उस वक्त जनाब, उसके बाद उसको एक तरह का भूल जाता हो, और उसके बाद उसको कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स हो, ठीक हो गया। एक लड़की जो कि हर वक्त चलाक हो, उसको एजिटेशन सी हो, ठीक हो गया, उसको सुकून ना हो, उसके बाद नींद उसको आती ना हो, टेंशन सी हो, ठीक होगा, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसके बाद आता है वो लड़की जिसको एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल, भूख कम लगती हो, भूख क्या लगती है, एक तरह की कम लगती हो, और उसके बाद जनाब मतलब के उसके बाद जनाब उसको कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक हो गया, उसको जीआईटी के अंदर हम हाइपो, और वो लड़की जिसको भूख ज्यादा लगती है और डायरिया, हाइपरथायराइडिज्म। सीएनएस के अंदर हम ब्रेडिकार्डिया देखते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखते हैं, इधर हम टैकीकार्डिया देखते हैं, पाल्पिटेशन देखते होते हैं। उसके बाद जनाब हम क्या देखते हैं, एक तरह का मतलब के जेनिटल ट्रैक के अंदर हम मिनोर्जिया, एमिनोरिया, हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल एफ्यूजन देख लिया, मार्क्ड हार्ट, मफल्ड हार्ट साउंड हो गया, उधर टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर हाई और एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको मतलब कि कोई क्वेश्चन हो, वरना आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करें। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चीजें हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म, इनको जनाब डिफरेंशिएट और करते जाते हैं। देखिए जी, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आप फॉर एग्जांपल जनरल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक हो गया, जनरल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं इनके अंदर, आपने हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपने जनरल फीचर्स ये बताने हैं। इनको पोजिशनल ट्रेमर्स होते हैं। पोजिशनल ट्रेमर्स का मतलब पता है क्या है, इन बेचारों के हाथ हिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पतलियां होती हैं लड़कियां, और इनके हाथ ना ऐਵੇਂ हिलते रहते हैं, हर वक्त इनके हाथ चलते रहते हैं, आप ये समझ लें, ठीक होगा, इनको सुकून ही नहीं होता। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखें कि अगर इनको कहे ना कि आप हाथ अपने सीधे कीजिए, इनको चेक एग्जामिन करने का तरीका होता है। जब हम हमारे पास ये पेशेंट आते होते हैं ना, तो हम इनको एग्जामिन इस तरह करते होते हैं, हमारे पास ये आया, इनको हम कहते होते हैं कि आप अपना हाथ सीधे कर लें और बिल्कुल सीधे एक्सटेंड कर लें। और जब ये हाथ सीधे करते हैं ना, इनके हाथों के ऊपर कभी कभी हम एक पेज रख देते हैं। अगर तो पेज मूव करता रहे खुद ही, मतलब कि इनके हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, आस्ता आस्ता और पेज मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेमर। क्या कहते हैं आपका पोजिशनल ट्रेमर। और ये किसके अंदर हम देखते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है। अब मेरी बात दूसरी समझिएगा, जब आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होता है तो पसीना कम होगा या ज्यादा होगा? फॉर एग्जाम्पल बताएं, शाबाश। पसीना जो होगा बंदे को ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताइए। तो पसीना जो होगा वो ज्यादा होगा, आपने कहना स्वेटिंग हो गई, है स्वेटिंग होगी। नंबर थर्ड, अब आपने दूसरी बात बतानी है। देखें, जब बंदे को स्वेटिंग हो रही है, ठीक हो गया, तो अब आपने ये बताना है कि इस बंदे को पसीना कब आता है, गर्मी में आता है, सर्दियों में आता है? गर्मी में आता है, सर्दियों में आता है? गर्मियों में आता है ना। तो इसको हीट इंटॉलरेंस होगी, इसको गर्मी से गर्मी इतनी ज्यादा लगती होगी कि हद से ज्यादा, ठीक होगा। ये फीमेल जो होगी इसको हद से ज्यादा गर्मी लगती होगी। और उसके बाद इसका वजन कम होता होगा, वजन कम हो रहा है और खाती भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, 5-5 रोटियां भी खा लेती, फिर भी इसका वजन कम है। इसके अंदर हम ये देखते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम क्या देखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपने ये बात करनी है कि देखें इसके अंदर जो, और दूसरी बात बताए मुझे ये, कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी या वेट होगी, ये बता दे बस, शाबाश। उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी या वेट होगी? आपने बताना उसकी स्किन वेट होगी, क्योंकि पसीना आ रहा है ना, तो पसीने में स्किन जो होती है वो वेट होती है। गुड, इधर आ जाइए हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में जो स्किन होगी वो ड्राई होगी, वेट होगी, पहले ये बताएं। ड्राई स्किन। हाइपोथायराइडिज्म में जो होगा वो जनाब, उसको स्वेटिंग होगी? नहीं, स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक हो गया। उसकी ड्राई स्किन होगी, उसको स्वेटिंग नहीं होगी, उसको जो फ्लूइड्स होगा, और वो जो फ्लूइड्स होगा उसकी बॉडीज के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और उसको जब हम फेस उसका देखेंगे ना, तो उसका पफी फेस होगा, मतलब को मोटा सा फेस होगा, पफी फेस, एक तरह का पफी फेस होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके हाथ मोटे मोटे बड़े बड़े होंगे, जैसे मर्दों के हाथ नहीं होते मोटे मोटे बड़े हैंड्स, उसको हम कहते हैं स्पैड लाइक हैंड्स। क्या कहते हैं, स्पैड लाइक हैंड्स, ठीक होगा, मोटे मोटे हैंड्स होंगे। उसके बाद आगे आ जाए, आगे क्या होता है,
आपने ये बताना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसके अंदर एक तरह का, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, इसको क्या होगी, एक तरह की सर्दी बहुत ज्यादा लगती होगी, बहुत ज्यादा सर्दी लगती होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का मतलब के वेट गेन होगा। ये जनाब जनरल फीचर्स हैं, वेट गेन होगा, ठीक होगा। ये जनाब हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के जनरल फीचर्स हो गए। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इनकी जो आवाज होती है, इनकी जो आवाज होती है वो जनाब एक तरह की बड़ी होती है, मैक्रोग्लोसिया इसको कहते होते हैं, मोटी जुबान, मैक्रोग्लोसिया, बड़े साइज में जुबान। और दूसरा इसमें क्या होता है, इनकी आवाज जो होती है वो भारी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, ठीक होगा। इसको हम कहते हैं हॉर्स वॉइस, हॉर्स वॉइस, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी तकरीबन तकरीबन ये जब आप टॉपिक सुनेंगे ना, तकरीबन तकरीबन आपकी 90% पैथो का, फिजियो और पैथो का पार्ट हो चुका होगा। इसकी टाइप्स रह जाएंगी, हाइपर हाइपरथायराइडिज्म तकरीबन आपकी पैथो जो है वो तकरीबन 90%, मोर देन 90% आपकी हो जाएगी। जिस मर्जी बुक से पढ़ लीजिएगा, पैथोमा पढ़ना चाहे पैथोमा पढ़ लीजिएगा, आपने फर्स्ट एड पढ़नी फर्स्ट एड पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़नी हुई जनाब एक तरह की रोबिन पढ़नी रोबिन से पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर सुन के हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर तकरीबन तकरीबन आपकी 90% पैथो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते होते हैं साथ इसके क्लबिंग होती है, क्या होती है, एक तरह की क्लबिंग होती है, क्लबिंग, यानी कि जो नेल्स होते हैं उसके उनका इशू होता है, क्लबिंग्स जो होती है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का ना, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर एक चीज देखते होते हैं हम, वो क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब इनकी पेरिटिबियल टिबिया बोन देखते हैं ना, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास जब आते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि हाँ जी जनाब आप इस तरह कीजिए कि अपनी शलवार को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। जब ये अपनी शलवार को ऊपर करते हैं ना, तो हम इनकी टीबिया बोन देखते हैं, और टीबिया बोन के ऊपर इनकी इन्फ्लामेशन होती है, इसको कहते हैं पेरिटिबियल मैक्सिडिमा, ठीक है, एक तरह का पेरिटिबियल मैक्सिडिमा। ये इधर भी हम देखते हैं पेरिटिबियल मैक्सिडिमा। जी, अपवर्ड कर्वेचर ऑफ नेल, डूम शेप नेल क्लबिंग करवाता होता है, बिल्कुल शाबाश, पेरिटिबल मैक्सिडिमा, ये जनाब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया जी। उसके बाद हम आगे आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है, ये वाले जो बंदे होते हैं ना, ये सारा, अब हम आते हैं लंग्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये बंदे के लंग्स के अंदर क्या होता है, इन बेचारों के जो लंग्स होते हैं उधर भी फ्लूइड इकट्ठा होता है। मैंने कहा था कि जितनी भी कैविटीज होंगी उन सब में फ्लूइड इकट्ठा होगा, मैंने ये बात की थी ना। तो हाइपोथायराइडिज्म में हर जगह पर फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक हो गया। तो इधर हम क्या देखेंगे, एक तरह का प्लूरल एफ्यूजन देखेंगे, प्लूरल एफ्यूजन। उधर हमने पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखा था, इधर हम प्लूरल एफ्यूजन देखेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जीआईटी के अंदर हम क्या देखेंगे, पेरिटोनियल फ्यूजन देखेंगे, ठीक हो गया, पेरिटोनियल फ्यूजन देखेंगे, पेरिटोनियल फ्यूजन देखेंगे, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है। सिर्फ ये चीजें बताते जाओ, और जब आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए ना, इसको हम कहते हैं असाइटिस, क्या कहते हैं, एक तरह का असाइटिस, ठीक होगा, ये पता होगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर क्या होता है, इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर वाला जो बंदा होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का, और हाँ सॉरी, इसके अंदर लेग्स के अंदर देखना है आपने, हाइपोथायराइडिज्म वाला जो बंदा होता है इनको पेडल एडीमा होता है, पेडल एडीमा होता है। फॉर एग्जांपल आपने पता क्या करना है, आपने उसकी टांगे ऊपर करनी है, टांगे ऊपर करके ना आपने मीडियल मेल्यूलस का पता है, किसी ऐसे बच्चे आपको ये तो पता ना मीडियल मेल्यूलस कहाँ होता है, ठीक हो गया। आपने टीबिया के बिल्कुल मीडियली जो मीडियल मेल्यूलस होता है उसके थोड़ा सा ऊपर आपने ना अपने अंगूठे से तकरीबन तकरीबन 15 सेकंड तक ना आपने एक तरह का पुश करना है, पंप करना है, रब करना है। 15 सेकंड के बाद आपने उसको छोड़ देना है, ठीक होगा। आप देखोगे कि वहां पर एक तरह का गड़ा बन जाएगा, फ्लूड एक तरह का इकट्ठा, ऐसा लगेगा यार यहाँ पर गड़ा बन गया, क्यों, क्योंकि वो फ्लूड वहां पर इकट्ठा था। ये हमने इकट्ठा देखने लगे अडीमा देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं पैडल अडीमा, इसके अंदर पैडल एडिमा हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनके जो जो पाँव होते हैं ना, पाँव से थोड़ा सा ऊपर होता है मीडियल मल्यूलस, ठीक हो गया, टीबिया बोन के साथ, ठीक होगा। उसके नेट पे लिख लीजिएगा मीडियल मल्यूलस के ऊपर, ठीक है, या मीडियल मल्यूलस एडिमा, उधर देखेंगे, उससे उधर आपने अपने अंगूठे के साथ थोड़ी देर तक पुश करना है, ठीक होगा, पुश करने का दबाना है अपने अंगूठे से, ठीक होगा, पेशेंट को। 15 सेकंड के बाद आप देखोगे कि अगर तो वहां पर गड़ा बन गया तो इसका मतलब वहां पर अडीमा था, ठीक है। अगर वहां पर कुछ भी नहीं हो तो बंदा बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो ये आपको पता, और इसके अंदर रिफ्लेक्सिस जो होते हैं वो नहीं होते, हाइपो रिफ्लेक्सिया या आ रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिस टेंडन रिफ्लेक्स कम कम होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म की तरफ।
हाइपरथायराइडिज्म वाला जो बंदा होता है ना, इनकी आंखें बाहर की तरफ निकली होती हैं, क्या मोटी आंखें, आंखें बाहर की तरफ होती हैं, ठीक हो गया, और ऐसे लगता है जैसे ये हमें ही घूर रही हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे लगता है जिनकी आंखें जो होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं और आंखें जो होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, और ऐसे लगता है जैसा कि ये हमें घूम रही है, हमें देख रही है, ठीक होगा। इसको हम कहते हैं एक्सोफ्थाल्मस, कहते हैं एक तरह का एक्सोफ्थाल्मस, ठीक है। इसको एक्सोफ्थाल्मस कहते हैं जब आपकी आंखें बाहर निकली हुई, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर कुछ साइंस होते हैं, वो अभी आप लिख लें इंशाल्लाह, मेडिसिन के अंदर और पैथो के अंदर हम डिटेल के अंदर ये साइंस डिस्कस करने के कौन कौन से हैं। लीड रिट्रैक्शन एक साइन होता है, लिड रिट्रैक्शन, ये हम साइन देखते होते हैं। लिड लैग एक साइन होता है, लिड लैग एक ये साइन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो पेशेंट्स होती है ना, लड़कियां, ये अपनी आंख को प्रॉपर मूव ही नहीं कर सकती, मतलब कि इनको कहे ना कि हाँ जी जनाब अपनी आंखें मूव करके दिखाओ, इनसे मूव ही नहीं होती, आंखें बहुत बड़ी होती है ना, इनको कहते हैं ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरह का मतलब कि ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो गया, और उसके बाद जो होता है आपका लेग्स जो होती हैं उसके अंदर भी हम पेरिटिबल मैक्सिडिमा जो मैंने बता दिया था वो देखते हैं। और ये सारे का सारा क्या था आपका हाइपर हाइपरथायराइडिज्म का था, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपर वाला पेशेंट आता तो उसके अंदर ये फीचर होंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपर वाला आता तो ये वाले फीचर्स होंगे। अभी मैं दोबारा आपको सारे के सारे बोल के बता देता हूँ, ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखने, ठीक है, कम से कम ये नहीं भूलने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फीमेल आती है जिसके जनाब गर्दन में लंप है, या गर्दन में लंप नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म होने के लिए जरूरी नहीं होता कि गर्दन में लंप ही हो, ये बात भी लिख लीजिएगा, ठीक होगा। ये गोइटर के साथ ये चीजें एसोसिएट कर रही थी, इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन की आप लोगों को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब हाइपरथायराइडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, इनका काम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ज्यादा करना, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम करना होता है। कुछ चीजें और पता हो ना हो, लेकिन ये चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्या कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या होती है, एक तरह की उसका वेट लॉस होता है, वो खाता भी बहुत है, उसका वजन फिर भी कम होता है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उसको पाल्पिटेशन होती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको एक तरह की टेंशन सी होती है, नर्वसनेस उसमें होती है, इरिटेबिलिटी उसमें होती है, इंसोम्निया उसमें होता है, उसको जनाब डायरिया होता है, उसको जनाब एक तरह का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ रही होती है, उसको जनाब एक तरह की क्लबिंग होती है, उसके बाद जनाब क्या होता है एक तरह का फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेमर्स उसके होते हैं, पाल्पिटेशन उसके अंदर होती है, उसके बाद जनाब उसके एक्सोफ्थाल्मस उसको होती है, आई साइंस उसके अंदर होते हैं, लिड रिट्रैक्शन उसमें होती है, लिड लैग साइंस उसमें होता है, उसके बाद ऑफ्थेल्मोप्लेजिया उसमें होता है, उसके बाद जनाब आपने बताना है कि एक तरह का मतलब के एक तरह की गर्मी उसको लगती है, ठीक है, चिलाक वो होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, डायरिया उसको होता है। ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो क्या होता है, वेटिंग वेट वो होती है। उसके बाद जनाब मतलब कि पसीना उसको बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होंगे वो किसके होंगे, एक तरह के हाइपरथायराइडिज्म के होंगे, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें याद रहनी चाहिए, आपने बताना है वो फीमेल या वो पेशेंट जो कि जनाब कम सोचती हो, कम एक तरह का बोलती हो, कम जनाब एक तरह का जल्दी चीजें रख के भूल जाती हो, ठीक हो गया। उसको जनाब कार्पल टनल सिंड्रोम वाला सीन हो, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो, प्लूरल एफ्यूजन हो, पेरिटोनियल एफ्यूजन हो, उसके बाद जनाब उसको मेनोर्जिया हो, ठीक हो गया। उसके बाद उसको भूख भी नहीं लगती हो लेकिन फिर भी वो मोटी हो रही हो, वो जनाब उसका मुंह जो हो वो जनाब एक तरह का कज्जो वाला हो, ठीक हो गया, मोटे मोटे मुंह, फॉर एग्जाम्पल पफी फेस हो जाता हो। उसके बाद उसके दिल की धड़कन कम हो, स्पैड लाइक उसके हैंड्स हो, उसके बाद ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा हो, उसके बाद जनाब उसकी जुबान लंबी हो, उसके हॉर्सनेस उसके हो, उसके बाद मफल्ड हार्ट साउंड्स हो, उसके बाद जनाब आपके एक तरह का साइटिस हो, ठीक होगा। और हम पीडल एडिमा देखे और टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट देखे तो ब्रेडी कार्डिया उसकी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से होंगे आपके एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म वाला, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ठीक है। तो ये जनाब आपके हाइपोथायराइडिज्म वाला था, और ये जनाब आपका एक तरह का हाइपरथायराइड। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे क्या का हिसाब होता है, ठीक है। तो देखें जी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता चल गया कि एक तरह का जिसको हम कहते हैं गोइटर का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। गोइटर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ सामने आता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, थोड़ा सा सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया, ठीक हो गया, उसके गर्दन के अंदर क्या है, एक तरह का मांस बना हुआ है, ठीक है। आप डॉक्टर है माशाल्लाह, आपके पास आता है गर्दन में मांस है, अब आपने देखना कि यार ये हाइपर है या हाइपो वाला है, तो आप कुछ चीजें पूछोगे कि नहीं पूछोगे।
आप उससे पूछ सकते हो कि हाँ जी जनाब, पहले तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक हो गया, वो आपके पास आया, आपने उससे क्या जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होगा, वो बैठ गया, ठीक है। आपने क्या किया कि एक तरह का फॉर एग्जाम्पल आपको देखें कि एक तरह का अगर आप पेज लेते हो कोई, ठीक होगा, उसको कहते हैं एक बार आप इस तरह करें कि अपनी जो हाथ की उंगलियां ना वो खोल लें, ठीक है। हाथ की उंगली एक बार खोलें, एक बार सीधे हो जाए। अगर उसके ऊपर कोई पेज रखते हैं, अगर वो हरकत कर रहा है, पेज इस तरह मूव कर रहा है, ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, आप उससे जनाब एक तरह का सलाम लेते हैं, या उससे आप एक तरह का अपना जो हाथ है वो मिलाते हैं, तो उसको आप लगता है कि यार इसको पसीना आया हुआ है, नंबर टू। उसके बाद नंबर थर्ड, आपको आप क्या देखते हो कि आप उसको जनाब एक तरह की उसकी पल्स चेक करते हो, उसकी पल्स ज्यादा है, उसकी पल्स ज्यादा है, ये हो गया। उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हो, उसका ब्लड प्रेशर भी आपको ज्यादा मिलता है, उसका ब्लड प्रेशर भी आपको ज्यादा मिलता है। फिर जनाब आप इस तरह करते हो कि आप उसके एक तरह के नाखून भी चेक कर लेते हो। शुरू से देखो, शुरू से बिल्कुल उसके, अगर आपने याद करना है ना इसको कि कैसे याद कर सकते हो, उसको हाथ से शुरू करें, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको देखा, आपने उसके हाथों के ऊपर एक पेज रखा, आपको लगा यार इसका पेज तो मूव कर रहा है, ठीक होगा, नंबर वन है। ये नहीं कहना कि जिन चुमड़ गए ना इसको, ठीक होगा, ये वाला सीन नहीं होता। उसके बाद जनाब दूसरा देखो कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि एक तरह का उसके बाद उसकी आप नाखन देखोगे, तो नाखन में आपको इस तरह लगता है कि हाँ जी जनाब इसके शेप जो है, जो उसकी नेल की वो चेंज हुई हुई है, क्लबिंग हुई हुई है, ठीक हो गया। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसके साथ हाथ मिलाते हो, आपको लगता है यार इसको तो पसीना है, उसके बाद जनाब आप उसकी पल्स चेक करते हो, पल्स उसकी ज्यादा है। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो, ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा है। उसके बाद आप उसकी आंखें देखते हो, आंखें उसकी मोटी हैं, बाहर निकली हुई है थोड़ी सी, ठीक हो गया। और इसके साथ जो है, मतलब कि अगर उसको हम कहें कि हाँ जी जनाब ये मूव करवाओ आंखों को एक बार, उससे आंखें सही तरह मूव ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उसके स्टेथ लगा के एक तरह का उसके जनाब एक तरह का दिल को देखते हैं, तो दिल की धड़कन उसकी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक हो गया, दिल की धड़कन उसकी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक होगा। फिर हम उससे पूछते हैं कि हाँ जी जनाब साहब फॉर एग्जाम्पल खाना पीना कैसा है, वो कहती मैं खाती पीती तो बहुत, डॉक्टर साहब मोटी नहीं हो रही, ठीक हो गया। फिर बंदा कहता है गुस्सा वगैरह आता है, जी डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है, मैं मेरे सामने जो है ना फॉर एग्जाम्पल जब कोई गलती करता है या कोई ऐसा साफ करता है, तो मेरा दिल करता है उसको पकड़ के अच्छी लगाऊं, उसको मैं वैसे ही मार दूं, ठीक होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसे गुस्सा आता है, नींद आती नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नींद भी नहीं आती, ठीक होगा, बस अजीब सा गुस्सा डॉक्टर साहब रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा सीन है, ठीक होगा। उसके बाद बंदा पूछता है कि पसीना वगैरह, डॉक्टर साहब बहुत पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हालात बुरे हुए हुए हैं। तो ये कौन सा पेशेंट हुआ, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हुआ, ठीक है। तो आप एज अ डॉक्टर आपने ये सारे काम करवाने उससे, तो कभी भी होगा तो ये सारी चीजें आपने उनसे करवानी है, ठीक है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आता है, आप जनाब मतलब कि उसे कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हो गया, आपने जनाब उसके ऊपर वो रखे एक तरह का पेज, किसी तरह का कोई ट्रेमर्स ना लगा, आपने हाथ मिलाया, स्किन उसकी ड्राई सी लगती है आपको, ठीक होगा, हाथ उसके मोटे मोटे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसके हाथों में कोई पानी सा भरा हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उसकी पल्स चेक करते हैं हाथों से, पल्स उसकी कम है, ठीक होगा। ब्लड प्रेशर उसका चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर हाइपोथायराइडिज्म में भी ज्यादा होता है, ये लिख लीजिएगा, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। हम उसकी आंखें देख, उसका फेस देखते हैं, फेस उसको देखते हैं, तो फेस देख के हमें पता लगता है यार ये तो मोटा सा मुंह है, ठीक हो गया, जैसे फूला सा मुंह हो, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम उससे बात करते हैं, वो स्लोली स्लोली रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं कोई चीजें रख के भूल तो नहीं जाती है, वो कहती है जी डॉक्टर साहब भूल जाती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद बंदा कहता है कि हाँ जी वजन कुछ भूख शूख लगती है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती लेकिन वो मोटी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रही, मुझे सिर्फ पता नहीं चल रहा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है, और उसके बाद जनाब वो कहती है मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है डॉक्टर साहब बहुत देर से। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब तक आपको हाइपर और हाइपो का कोई भी पेशेंट आए आपके पास, तो कम से कम इतना पता लग जाना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये हाइपो वाला है, ये हाइपर वाला है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे कौन से पॉइंट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब आपके कुछ टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं मार्फोलॉजिकल टाइप्स। फंक्शनल स्टेटस को हमने देख लिया, अब हम देखने लगे मार्फोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है। तो अब देखो, एक तरह का आपने नेक मास देखा उसका, ठीक है, आपने क्या देखा, एक तरह का नेक मास देखा। अब जैसे उसका नेक मास देखते हो, आप करवाते हो, आप कहते हो कि यार इसका अल्ट्रासाउंड करवाओ, मार्फ इसको लिखना एक तरह की मार्फोलॉजी लिखते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर आपने लिखना है कि यहाँ पर आपने क्या करवाया, एक तरह का उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या आएगा, वो कहेगा कि थायराइड की एक गिल्टी है, या वो कहेगा थायराइड की दो तीन गिल्टी हैं, या वो कहेगा थायराइड पूरा ही फैला हुआ है, जैसा फॉर एग्जाम्पल क्या, ये जनाब इस तरह,
इस तरह का थायराइड होता है तकरीबन, ठीक हो गया। इसके बाद अगर वो कहे कि हाँ जी जनाब ये सिर्फ एक गिल्टी, एक लोब के अंदर गिल्टी है, इसको आपने क्या कहना है, इसको आपने कहना है नोड्यूलर गोइटर। क्या कहना है, एक तरह का नोड्यूलर गोइटर, ठीक होगा। ठीक होगा, जब ये थायराइड बनना शुरू हो जाएगा इस तरह, इसको आप कहोगे मल्टीनोड्यूलर गोइटर, एक तरह का मल्टीनोड्यूलर गोइटर। अगर फॉर एग्जाम्पल ये पूरा इस तरह फैला हुआ है, इधर भी फैली है, इधर भी फैली है, इधर भी फैली, इधर भी फैली, सारा फैला हुआ है, तो इसको आपने कहना डिफ्यूज। इसको आपने क्या कहना है, एक तरह का डिफ्यूज, ठीक होगा जी। नोड्यूलर गोइटर, मल्टी नोड्यूलर गोइटर, और आपने कहना है एक तरह का डिफ्यूज गोइटर कहना है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया। आपने इनको देख लिया कि ये जनाब तीन टाइप्स मार्फोलॉजी की बेस पे हैं, ठीक है। अगर एक हो, मल्टी न्यूडुलर गोइटर अगर थायराइड के अंदर दो तीन से ज्यादा हो, ठीक हो गया। और डिफ्यूज गोइटर ये कि अगर थायराइड पूरे के अंदर ये एक तरह का फैला हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का डिफ्यूज गोइटर कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक पेशेंट आ गया जिसकी गर्दन के अंदर लंप है, या जिसके अंदर एक तरह का गोइटर उसको हुआ हुआ है, उसकी गर्दन के सामने मांस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाते हैं वो कौन सा करवाते हैं? अब हम आते हैं एक तरह का टेस्टों की तरफ। हमने ये देख लिया कि गोइटर क्या होता है, साइज का बढ़ना होता है। फिर हमने देखा कि हाँ जी जनाब ये हाइपर भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। फिर हमने इन तीनों का एग्जामिन कर लिया, हम डॉक्टर्स थे, हमें पता चल गया कि यार ये तीनों हो सकते हैं इन तीनों में से। अब हमने आना है कि इसका एक तरह की हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। हमें दूसरा भी पता चल गया, मार्फोलॉजी की बेस पे नोड्यूलर होता है, मल्टी नोड्यूलर होता है, डिफ्यूज होता है। अब हम आने लगे हैं कि हाँ जी जनाब इन्वेस्टिगेशन की बेस पे, ऑन इन्वेस्टिगेशन बेस। देखें जी, इन्वेस्टिगेशन की बेस में सबसे पहले आप जो टेस्ट करवाते होते हो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा आपसे पूछता है ना कि आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, तो आपने कहना थायराइड फंक्शन टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका गोइटर के अंदर होता है, ठीक है। आपने कहना बेस्ट जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका एक तरह का थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है। अब मेरी ये आप लोगों ने चीजें पढ़नी है, आप लोगों को ये रिपोर्ट्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और इसके ऊपर आप लोगों ने सब ने बहुत फोकस रहना है। क्यों? क्योंकि इन रिपोर्ट्स के ऊपर आप सब का, अब इंशाल्लाह अगर आप लोग इन रिपोर्ट्स को एक्टिव फोकस देखोगे, तो गोइटर का कोई भी केस, किसी भी तरह का कोई केस होगा, तो आराम से आप गोइटर का केस सॉल्व कर सकोगे, ठीक हो गया। और आप रिपोर्ट देखकर ही बता दोगे कि हाँ जी जनाब इसको कौन सा गोइटर है, और जनाब इसकी कंडीशन कौन सी वाली है। इनके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। अभी हम देखते हैं हाँ जी जनाब इनके ऊपर कौन कौन सी बातें हैं। देखिए जी, आपके ना थोड़ा सा ना गौर करना है, ये आता है आपका ब्रेन, ठीक हो गया, एक तरह का। आपके हाइपोथैलेमस होता है ये वाला, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से आपका हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ पर आपका हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये आपका गर्दन के अंदर आपका एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का थायराइड ग्लैंड, कहते हैं एक तरह का थायराइड ग्लैंड, ठीक हो गया। ये टीएस जो होता है ये जनाब थायराइड की तरफ मैसेज लेकर आता है।